चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी क्लास में जुड़ गए होंगे, ये उम्मीद है। ठीक है, आज की क्लास में हम कुछ एमसीक्यूज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज कैसे हैं, देखिए एमसीक्यूज जो हम पढ़ चुके हैं, लास्ट हम लोग ने 11 नंबर एमसीक्यूज, टोटल 12 नंबर एमसीक्यूज से चालू करेंगे। सभी को दिख रहा है? पहला क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या साइड में दिखा रहा है यार, इसे कैसे करेंगे? इसको कट हो गया। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को देखिए। एमसीक्यूज की क्लास है आज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाइंडिंग से रिलेटेड, इसका पावर से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने करा दिया है। ठीक है, अच्छा कुछ सिलेबस। पहला नंबर क्वेश्चन सभी को दिख रहा है स्क्रीन पर? थोड़ा और बड़ा कर लूं कि चलेगा? लीजिए, थोड़ा और एक्सटेंड हो गया। एंगल बिटवीन द winding rope in the extreme position with the plane of the sheaver pulley is known as angle between the winding rope। ठीक है, angle between the winding rope in the extreme position with the plane, ठीक है, position with the plane and the sheave pulley is known as। क्या बोल रहे हैं कि आपका जो एंगल जो सबसे एक्सट्रीम पोजीशन पर रखी हुई है, ठीक है, यहां से आपका जो सीव पुल्ली का जो वर्टिकल प्लेन बन रहा है उसके बीच में एंगल जो होता है उसको क्या कहते हैं? बताइए भाई। अभी तक किसी का भी क्लास में 3 से 4 स्टूडेंट हैं, किसी का भी अभी तक आंसर नहीं आया है? बताइए। इसका जो राइट आंसर है दैट इज फ्लीट एंगल। क्वेश्चन नंबर 12 का ए, दैट इज फ्लीट एंगल। ठीक है, मान लीजिए कि आपका ये ड्रम है। ठीक है, ये जो आपका ड्रम है, ये ड्रम से होके आपका जा रहा है क्या, यहाँ पास रस्सा, रस्सा यहाँ से होकर के ये जा रहा है, यहाँ से केज है। ठीक है, ये जो केज है, ठीक है, तो ये केज जब सबसे एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, ये आपका सरफेस लेवल है मान लीजिए। ठीक है, जब केज सबसे एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा तो रोप कहाँ होगा? रोप आपका या तो इस किनारे पर होगा या तो इस किनारे पर होगा। तो ये प्लेन जो सेंटर ऑफ ये से पुली से आप प्लेन एक प्लेन ले लीजिए। ठीक है, और जो सबसे किनारे पर रहेगा तो उसके बीच का जो एंगल होगा उसी को हम बोलते हैं फ्लीट एंगल। ठीक है, ये 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उससे ज्यादा होगा तो पुल्ली में से सीव जो है वहां से रस्सा जो है, रस्सा पोजीशन बाहर में आ जाएगा। ठीक है, दैट इज फ्लीट एंगल। ए इज द राइट आंसर। देखिए, जिन्हें आंसर पता है वो चैट सेक्शन में जरूर लिखें, और जल्दी से जल्दी, इससे क्या होता है क्वेश्चन आंसर राउंड से आपकी तैयारी कैसी चल रही है यह पता चलता है। ठीक है, द एंगल ऑफ फ्लीट इन टर्म्स ऑफ वाइंडिंग इज द एंगल 0 डिग्री between the vertical plane of the pulley and the rope when the pit top, between the rope of both the pulley when it is extended, both of the above। What is the right answer? अगर आप बोलेंगे थोड़ा और बड़ा करने के लिए तो मैं और बड़ा, ये लीजिए। एंगल, the angle of fleet in terms of winding is the angle 0 degree between the vertical plane of the pulley and the rope and the pit top। ठीक है, pit top हो या pit bottom, between the rope of the both pulley when it is extended, ठीक है, या both of the above। the right answer is B। या तो pit top पे हो या pit bottom पे हो।
द डायमीटर ऑफ द ड्रम और द सीव ऑफ वाइंडिंग इंजन नॉट लेस देन ब्लैंक टाइम्स द डायमीटर ऑफ द रोप। ड्रम का जो डायमीटर है वह रोप के डायमीटर से कितना टाइम होना चाहिए? 80 टाइम्स, 100 टाइम्स, 120 टाइम्स, 150 टाइम्स। बोलिए स्टूडेंट्स, जो भी हैं क्लास पे, जिन्हें भी आंसर पता है। What is the right answer? The diameter of the drum or sieve of the winding engine not less than, पार्थरा गुप्ता जी, बी, 100 टाइम्स। पार्था रॉय जी, इसी के बाद एक और बोल रहा हूं कि द डायमीटर ऑफ द ड्रम और द सीव ऑफ द वाइंडिंग इंजन नॉट लेस देन टाइम्स द डायमीटर बिफोर 1955। ये क्वेश्चन आया था आपका सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास रेस्ट्रिक्टेड 2021 में। 1955 से पहले ड्रम का डायमीटर वायर के डायमीटर से कितने टाइम्स होना चाहिए? बहुत बढ़िया, 80 टाइम्स। ए इज द राइट आंसर। चलिए, चलिए। द ग्रुप ऑफ द हेड पुल्ली शुड बी blank circumference of the rope is in contact with the groove, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। क्या पूछ रहा सवाल? थोड़ा सा इसे छोटा कर लिया जाए। क्या पूछ रहा सवाल कि ये जो आपका ये जो पुली है ना, तो पुली के अंदर खांचा होता है, तो ये जो रस्सा इसमें से पार किया हुआ होगा, तो ये रस्सा का जो कांटेक्ट एंगल है, मतलब ये एंगल ऑफ लैप, ये कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, 120, 180, 270, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितना होना चाहिए? बोलिए। कहिए पाठरवा जी कि ग्रूव ऑफ द हेड गियर पुल्ली, जो हेड गियर पुल्ली का जो ग्रूव है, ठीक है, इस ग्रूव में हेड गियर पुल्ली शुड बी सरकमफ्रेंस ऑफ द रोप इज इन कांटेक्ट, कितना डिग्री कांटेक्ट में होना चाहिए? 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। बताइए अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, 270 डिग्री इसका जो है राइट आंसर है। फिर भी मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं। एक्चुअल में 270 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें मैंने आंसर डाला नहीं है क्या एक्चुअल में? 2 मिनट, जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स। एक्चुअल में 270 डिग्री है। फिर भी मैं कंफर्म हो जाऊं। ये सॉरी, द राइट आंसर इज 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 16, द राइट आंसर इज 120 डिग्री। ठीक है, तो आपका जो ग्रूव है, ठीक है, ग्रुप से जो रस्सा पार किया हुआ रहता है ग्रुप से, तो वह रस्सा का जो ओवरलैप है, तो वो दोनों के बीच में जो एंगल बनाएगा, ये आपका 120 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, एज पर रेगुलेशन, इसे याद कर लीजिएगा। मुझे लग रहा कंफ्यूज था मैं इसके लेकर के। चलिए,
ठीक है, एक्चुअल मैं भी क्वेश्चन रट के नहीं रखता हूँ, मैं आपको डायरेक्ट बताऊँ, मैं क्वेश्चन बनाता हूँ और आंसर को मैं नीचे डाल देता हूँ। चलिए, हाँ, द डायमीटर ऑफ द हेड गियर पुल्ली शुड ब्लैंक of the rope diameter for flattened strand ropes and for locked coil ropes। क्या बोल रहा कि द डायमीटर ऑफ द हेड गियर पुल्ली का जो डायमीटर है कितने टाइम्स होना चाहिए। देखिए, फ्लैटेंड मतलब कि जो आपका दो प्रकार के होते हैं ना, फ्लैटेंड स्टैंडर्ड रोप्स और लॉक्ड कॉइल रोप्स, ये दोनों का हम लोगों ने पढ़ा था। कितना कितना गुना होना चाहिए फ्लैटन। अगर आपका डायमीटर ऑफ द रोप इतना है, जिसको हम लोगों ने इस लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था, जैसे आपका जो सीव है, ठीक है, जैसे आपका ड्रम होता है, वैसे ही जो हेडगियर पुल्ली होता है वह रोप के डायमीटर के कितने टाइम्स होना चाहिए। द डायमीटर ऑफ द हेडगियर पुल्ली शुड बी ब्लैंक ऑफ रोप डायमीटर फॉर फ्लैटन। दोनों के लिए अलग अलग केस है, ये डायरेक्ट आपका रेगुलेशन से क्वेश्चन है। बताइए, ये क्लास में हुआ हुआ चीज है, रिसेंट में हुआ चीज है। आप बोलेंगे तो चलिए रेगुलेशन में देख लेते हैं। कोल माइन रेगुलेशन एक्चुअल में खुली हुई होगी। जी बिल्कुल, बताइए पार्था रॉय गुप्ता जी, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि द डायमीटर ऑफ द हेडगियर पुल्ली शुड ब्लैंक टाइम्स ऑफ, ये जो आपका रोप का डायमीटर है, तो पुली के डायमीटर के जैसे आपका जो रोप का डायमीटर है, पुली का डायमीटर कितने टाइम्स होगा रोप के डायमीटर के? 100 टाइम्स। ठीक है, किसके लिए? फ्लैटन स्टैंडर्ड रोप्स के लिए। और लॉक्ड कॉइल के लिए कितने टाइम्स होगा? ये आपका क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, अब मैं आपको दिखा भी देता हूं, नहीं तो आप लोग बोलेंगे सर आपने बताया नहीं था। देखिए, हम लोग रेगुलेशन नंबर 85 तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, सॉरी, कह लूँ रेगुलेशन नंबर 80, मैन वाइंडिंग। क्या है कि रेगुलेशन के साथ दिखाते चलो तो ठीक रहता है। हमने इसको वाइंडिंग इक्विपमेंट, न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन, ये देखिए, कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन। ठीक है, ये देखिए, ये वाला, इसकी ये लाइन को पढ़िए। द चीफ इंस्पेक्टर में बाय ऑर्डर इन राइटिंग, हाँ, द चीफ प्रोवाइडेड दैट द चीफ इंस्पेक्टर may by order in writing require that in case of any specified winding installation installed before the said date, the diameter of said drum, pulley or sieve shall not be less than the size he may specify therein। ठीक है, कहाँ उन चीजों को मैंने आपको बताया है। एक्चुअल में वो एट दैट टाइम ना, ये वो चीज़ अभी मिल नहीं रही है। चलिए, अभी वो इस चीज़ में मिल नहीं रही है, बाकी उस लास्ट क्लास में हम लोग ने इसे देखा तो था। चलिए, अभी वो मिल नहीं रही, छोड़िए। ठीक है, इसका जो आंसर है ये देख लीजिएगा कि द राइट आंसर इज 100 and 110%, दैट इज बी। ठीक है, एक बार रेगुलेशन में मैंने लास्ट क्लास में, आप देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा,
द डायमीटर ऑफ द हेडगियर पुल्ली, इसमें क्या रहता है कि सीफ पुल्ली के, ठीक है, आपका जो सीफ पुल्ली का डायमीटर होगा वो रोप डायमीटर, अगर आप फ्लैटन स्टैंडर्ड रोप कर रहे हैं तो 100%, ठीक है, डायमीटर, और अगर आप लॉक्ड कॉइल का उपयोग कर रहे हैं तो 110%, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 18, इन केस ऑफ राउंड स्ट्रैंड रोप द रेडियस ऑफ द सीव ग्रुप शुड बी। अब रेडियस ऑफ द सीव ग्रुप का रेडियस कितना होगा? राउंड स्ट्रैंड रोप, बात समझ रहे हैं क्या बोल रहा है कि ग्रूव, रेडियस ऑफ सीव ग्रूव, मतलब कि ये आपका खांचा जो है ना, ये खांचा जिसमें रस्सा लपटाया हुआ रहता है, कैसा रहता है आपका, ऐसे करके पूरा पुली रहता है, साइड व्यू, और ये दोनों के बीच में अगर मैं कहूँ तो ये दोनों के बीच में आपका मोटा सा रस्सा ऐसे करके लटका हुआ रहता है। तो वो बोल रहा है कि ये जो ग्रूव का है रेडियस कितना होगा, ये ग्रूव का रेडियस कितना होना चाहिए, तो इसका होगा दैट इज बी, रेडियस ऑफ रोप प्लस 10%, ये आपका होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि इन केस ऑफ राउंड स्टैंडर्ड रोप द रेडियस ऑफ सीव ग्रूव, ठीक है, रेडियस ऑफ सीव ग्रूव मतलब कि यहां से यहां तक, और टोटल डायमीटर कितना होना चाहिए, अगर आपने फ्लैट एंड स्टैंडर्ड रोप का उपयोग किया है, ठीक है, तो उस समय पूरा सेम जितना वायर का होगा उतना ही इसका होना चाहिए। अगर लॉक्ड कॉइल किया है तो 100% प्लस आपको 10% और रखना है, प्लस 10% और, मतलब कि 110% आपको इसका डायमीटर रखना है रोप के डायमीटर के लिए, ठीक है, लॉक्ड कॉइल के लिए। और इसके लिए क्या रखना है, अगर स्टैंडर्ड रोप आपने इसको राउंड स्टैंडर्ड रोप उपयोग में लाया है तो रेडियस ऑफ रोप प्लस 10%। तो एक्चुअल में यही बात हो गई ना, जो आपसे यहाँ पास 110% बोल रहा है, तो वह क्या बोल रहा है कि रेडियस ऑफ मतलब डायमीटर ऑफ रोप, एक्चुअल में बात किसकी कर रहा है कि ये आपका जो पुली है, पुली के ग्रूव का, ये जो ग्रूव होता है ना जिसके बीच में रस्सा रहता है, ये पूरा रस्सा लटका हुआ रहता है मोटा सा, तो ये जो ग्रूव है, इस ग्रूव का डायमीटर कितना होगा अगर आप फ्लैटन स्ट्रैंड रोप की उपयोग कर रहे हैं, और आपका क्या नाम है फ्लैटन स्टैंड रोप के बाद लॉक्ड कॉइल रोप, तो लॉक्ड कॉइल रोप अगर आप उपयोग में ला रहे हैं तो लॉक्ड कॉइल रोप के लिए आपका इसका डायमीटर कितना होना चाहिए। देखिए यहां पास भी इस क्वेश्चन को समझिए, द डायमीटर ऑफ द हेड गियर पुल्ली शुड ब्लैंक ऑफ द रोप डायमीटर फॉर फ्लैटन स्टैंड रोप एंड द लॉक्ड कॉइल रोप्स, ठीक है, डायमीटर ऑफ हेड गियर पुल्ली, यहां पास क्या बोल रहा है, द डायमीटर ऑफ द हेड गियर पुल्ली, तो हेड गियर पुल्ली का यहां पर डायमीटर की बात कर रहा, पूरा पूरा का पूरा ये वाला पोर्शन का, ठीक है, मतलब सेंटर से आपके ग्रूव का ये आपका पूरा, ये पूरा का पूरा, ये आपका रेडियस हो गया, और ये एक साइड से दूसरे साइड तक ये आपका डायमीटर हो गया। तो रोप के डायमीटर का 100 टाइम्स होगा आपका क्या, जब आप फ्लैटन स्टैंड रोप यूज कर रहे हैं, और 110 टाइम्स होगा जब आप लॉक्ड कॉइल उपयोग कर रहे हैं। लेकिन को दूसरा नंबर क्वेश्चन है वह आपसे बोल रहा है कि ये ग्रूव का साइज कितना होना चाहिए, अगर आपका राउंड स्ट्रैंड रोप यूज कर रहे हैं, ये ग्रूव का साइज, तो आपका रोप का रेडियस ऑफ रोप प्लस 10% ऑफ, मान लीजिए कि अगर यहां पास आता है 10 mm, तो 10 mm का 10% निकाल लीजिए, मतलब कि टोटल हो गया आपका 11 mm, इतना साइज होना चाहिए। रोप का साइज कितना है 10 mm, तो 10% का 10 mm का 10% निकाल लीजिए, तो मेरे हिसाब से तो 1% आएगा, तो प्लस कर दे, मतलब आपके ग्रुप का साइज कितना होना चाहिए 11 mm। चलिए नोट्स में इसके लिखते चलिए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो, एवरी साफ्ट और इंक्लाइन और अदर
outlets shall be examined by overman, assistant manager, manager, safety officer. Every shaft और इंक्लाइन और अदर आउटलेट shall be examined by, किसके द्वारा एग्जामिन किया जाता है? हर एक शाफ्ट का, हर एक इंक्लाइन का, या कोई भी आउटलेट। आउटलेट मतलब आपको मान लीजिए शाफ्ट इंक्लाइन नहीं, या ऐसा कोई आउटलेट है, जितने भी आउटलेट है, सारे आउटलेट जहां से आदमी मैन पावर बाहर निकलता है, उसको एग्जामिन किसके द्वारा किया जाता है? ओवरमैन के द्वारा, असिस्टेंट मैनेजर के द्वारा, मैनेजर के द्वारा, सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा। कहिए पाठा रॉय जी। बहुत ही आसान सवाल है, इसका जवाब तो चाहिए। जनरली मेरे हिसाब से सबको पता होना चाहिए इसका आंसर। एवरी शाफ्ट इंक्लाइन और अदर आउटलेट शैल बी एग्जामिन बाय, दैट इज, देखिए वैसे तो ओवरमैन भी करता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ए, ओवरमैन। एवरी शाफ्ट इंक्लाइन एंड अदर आउटलेट शैल बी एग्जामिन बाय कॉम्पिटेंट पर्सन, ठीक है, वंस एटलीस्ट, कितने दिनों में एक बार? 7 दिन में, 14 दिन में, 30 डेज में, 60 डेज में। Every shaft, incline and other outlets shall be examined by a competent person once at least. कितने दिनों में एक बार इंस्पेक्शन किया जाता है? 7 डेज में, 14 डेज में, 30 डेज में, 60 डेज में, बताइए। 7 डेज में, बिल्कुल, दैट इज राइट आंसर, दैट इज ए, 7 डेज। Periodic inspection of shaft, incline and other outlets shall be done at least in every day, week, ठीक है, तो इसमें तो वीक ही होगा। चलिए ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बहुत ही अच्छा। रूटीन इंस्पेक्शन ऑफ द जनरल कंडीशन ऑफ द सीव, स्पोक्स, एक्सल एंड बियरिंग शुड बी मेड at least once every, and the findings should be recorded in the registered। जो आपका रूटीन इंस्पेक्शन है, ठीक है, ऑफ द जनरल कंडीशन, जैसे आपका जो सीप पुली है या स्पोक्स है या फिर एक्सेल है या बियरिंग है, उसका जो रूटीन रूटीन इंस्पेक्शन है वो जनरल कंडीशन पता करने के लिए, जनरल कंडीशंस कैसी है, कितने दिनों में एक बार इंस्पेक्शन किया जाएगा और रिकॉर्ड किया जाएगा रजिस्टर्ड बुक में। देखिए इंस्पेक्शन को, वाइंडिंग के इंस्पेक्शन का नोट्स आप अच्छे से बना लीजिए, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 23 डेट इज 7 दिन में एक बार इसका इंस्पेक्शन किया जाएगा, क्योंकि ये चीज वहां बहुत कंफ्यूज करती है। चलिए, एवरी पुली यूज्ड इन वाइंडिंग सेल व्हाइल इन मोशन रोटेट इन ए प्लेन एंड सेल बी मेंटेन इन सच ए मैनर दैट स्लीपिंग इज, बताइए, हर एक पुली जो वाइंडिंग पे लगी रहती है वह किस प्लेन पर रोटेट करती है? क्या पूछ रहा क्वेश्चन? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो भी पुली आप लगाते हैं वाइंडिंग में, तो जो पुली वाइंडिंग में आप उपयोग करते हैं, तो वह किस प्लेन में रोटेट करती है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करती है, कि ऐसा खड़ा 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 मतलब वर्टिकल वर्टिकल प्लेन में रोटेट करती है? सेल बी मेंटेन इन ए सच मैनर दैट इज स्लीपिंग, और उसका स्लीपिंग क्या होना चाहिए? स्लीपिंग कंडीशन जितना हो सके मिनिमम हो सके। स्लीपिंग कंडीशन मतलब क्या है? कि जैसे जैसे रस्सा नीचे की ओर जाए, तो वैसे वैसे पुली का रोटेशन होना चाहिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 24।
ठीक है, तो इसका होना चाहिए, ये वर्टिकल प्लेन में घूमती है, ठीक है, तो पहला वर्टिकल होगा। दूसरा जो स्लीपिंग कंडीशन है वह मिनिमम होना चाहिए, स्लीप बिल्कुल ना करे, लेकिन बिल्कुल तो हम नहीं करवा सकते। पार्थाराय गुप्ता जी ने हॉरिजॉन्टल और मिनिमम बोला है। पार्थाराय रॉय जी, आपका जो पुली है वो कैसा, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा जमीन पर, ऐसा, ये हॉरिजॉन्टल मतलब ये ऐसा एक्स, वर्टिकल मतलब खड़ा, ऐसा खड़ा। तो क्या पुली, आप जो आपकी सी पुल्ली, जो वाइंडिंग में जो पुली लगी रहती है, ये मान लीजिए आपका फ्रेम है, ठीक है, तो फ्रेम में जो पुली है वह कैसी लगी हुई होती है? यह पुली ऐसी लगी हुई रहती है, अरे सॉरी, या फिर आपका ये जो पुली है वह ऐसी लगी हुई होती है, कैसी लगी हुई रहती है? इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है। तो कैसी लगी हुई है? वर्टिकल रहती है, मैंने जहां तक देखी है। तो आपका वर्टिकल ये सही हो गया। और जो स्लीपिंग कंडीशन हुआ कैसी होनी चाहिए? पार्थर गुप्ता जी को क्या आंसर दिए समझ में नहीं आया, ठीक है, तो वर्टिकल लगी रहती है। और उसके बाद स्लीपिंग कंडीशन इज मिनिमम, तो स्लीपिंग कंडीशन कम से कम होनी चाहिए, तो दैट इज मिनिमम। तो राइट आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। स्लीपिंग कंडीशन मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे रस्सा आपका अप एंड डाउन मूवमेंट हो रहा है, तो वैसे वैसे पुल्ली और ग्रूव पे, ठीक है, वैसे वैसे पुल्ली और ग्रूव पे आपका पुली के साथ रोटेशन, रस्सा जैसे जैसे रोटेट कर रहा वैसे वैसे पुली का भी रोटेशन होना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं रोटेट होगा तो पुली अपनी जगह पे है, बस रस्सा ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मतलब स्लिप हो रहा है। तो स्लिप होने का कारण क्या है? या तो आपका रस्सा घस गया है या तो पुली घस गई है। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? दोनों के बीच में फ्रिक्शन होना चाहिए, तभी तो आपका होगा ना, ठीक है। तो दैट इज ए इज द राइट आंसर, नॉट बी। चलिए, there shall be at least turns of the rope on the drum when the cage or other means of conveyance is at its lowest working point in the shaft। क्या बोल रहे हैं कि, क्वेश्चन क्या पूछ रहा कि जब आपका जो ड्रम है, ड्रम से जो पुली गया है, पुली से जो केज आया है, ठीक है, तो केज जब आपके लोवेस्ट पोजीशन पे होगा, मतलब या तो बैठने वाला स्पीड बॉटम पे होगा या पीठ टॉप पे आने वाला होगा, तो उस समय आपके ड्रम पर कितने नंबर ऑफ टर्न्स एक्स्ट्रा लपेटे होने चाहिए? जब आपने लोवेस्ट पोजीशन पर होगा, एकदम यहां पास पीठ टॉप में होगा, ए सॉरी पीठ बॉटम पे, एकदम लोवेस्ट पोजीशन पे, ए सॉरी सॉरी, पीठ बॉटम पे जब होगा आपका केज, तो ऐसी कंडीशन पर कितने नंबर ऑफ टर्न्स रोप के ड्रम पे लपटाया होना चाहिए? जैसे मान लीजिए कि आपका ये ड्रम वाइंडिंग है, तो ये ड्रम वाइंडिंग जो है सबसे लोवेस्ट पोजीशन पर रखा हुआ है, मतलब कि पीठ बॉटम पे रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको रस्सा कितने नंबर्स ऑफ टर्न्स एक्स्ट्रा लपेटा होना चाहिए ड्रम पर? ये जो रस्सा का है ना, रस्सा का साइज आप क्या रखेंगे? जैसे मान लीजिए कि आपका मान लीजिए कि 200 मीटर टोटल डेप्थ है, और पुली से इसका जो लेंथ है 50 मीटर है, मान लीजिए, टोटल क्या आप 250 मीटर का रोप बस लेंगे क्या? नहीं, आपको मैंने रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बताया था कि जब आपका 200 मीटर का पूरा है, ठीक है, प्लस 50 मीटर आपका इसका लेंथ है पुली से और यहां तक का, ठीक है, तो आपका टोटल तो कितना हो गया? 250 मीटर, प्लस आपको क्या करना है? 2 नंबर ऑफ टर्न्स आपको ड्रम पर लपटा होना चाहिए। कितना नंबर ऑफ टर्न्स? 2 नंबर ऑफ टर्न्स ड्रम में लपेटा हुआ होना चाहिए एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा लपेटा होना चाहिए। इसका कारण क्या है कि भैया जब भी आप रिकैपिंग करेंगे 2 मीटर का रास्ता तो आप ऐसे ही काट लेंगे, क्यों? टेस्टिंग के लिए 2 मीटर का रास्ता आप काटते हैं ना हर 6 मंथ में, रिकैपिंग के लिए करते कि नहीं करते हैं? तो इस कारण से आपको 2 नंबर ऑफ टर्न्स जो रोप का रास्ता है डायमीटर का जितना होगा उतना आपको ड्रम पर लपेट कर रखना है। दैट इज ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 26 भी सेम है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। Brake shall be provided on the drum or the drum shaft, which, if there are two cages or other means of convenience, shall hold such cages when the maximum torque is applied. क्या बोल रहा है? Brake shall be provided on the drum or the drum shaft, which, if there are two cage or other means of conveyance, shall hold such cages when the maximum torque is applied. डाउनवर्ड मूवमेंट पर, अपवर्ड मूवमेंट पर, इन आइडल डायरेक्शन पर, एनी ऑफ द अबव। क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं? क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है, क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि जिस समय आपका मान लीजिए कि दो ड्रम वाइंडिंग, मतलब एक खाली होगा और एक अप होगा, एक में मटेरियल आ रहा होगा और एक खाली होगा एक तरफ से, तो जिस समय उस ड्रम वाइंडर पर मैक्सिमम टॉर्क पड़ रहा होगा, उस समय जब आप ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक का जो मूवमेंट, ब्रेक का जो फंक्शन होगा, तो वो डाउनवर्ड मूवमेंट की तरफ होगा। ब्रेक जैसे आपने लगाया, ठीक है, तो मैक्सिमम टॉर्क एक्चुअल में पूछना चाह रहा है कि मैक्सिमम टॉर्क आप कब डिस्क्राइब करेंगे? जब वह डाउनवर्ड ब्रेक लगाएंगे, अपवर्ड, कि दोनों डायरेक्शन पर लगेगा, कि कोई भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये सवाल पढ़िए। ब्रेक शैल बी प्रोवाइडेड ऑन द ड्रम, ड्रम में ब्रेक आप प्रोवाइड कर रहे हैं या ड्रम शाफ्ट ने, विच इफ देयर आर टू केजेस, मतलब दो केजेस लगे हुए हैं वाइंडिंग में, शैल होल्ड सच केजेस व्हेन द मैक्सिमम टॉर्क इज अप्लाइड। ठीक है, जिस समय मैक्सिमम टॉर्क वाइंडिंग पे लग रहा होगा, तो ब्रेक जब आप लगाएंगे तो वह किस तरफ होगा? डाउनवर्ड मूवमेंट की तरफ होगा, अपवर्ड की तरफ होगा, कि आइडल डायरेक्शन पर? दोनों डायरेक्शन पर होगा। दोनों डायरेक्शन पर आपका टॉर्क देखिए, मतलब ये ड्रम वाइंडिंग है, ठीक है, यहां से रस्सा होकर के इधर गया है, ठीक है, ये आपका पुली है, ये पुली से आप नीचे की ओर जा रहे हैं, तो आपका टॉर्क कब मैक्सिमम था? किस जगह पे मैक्सिमम हो रहा था? मैक्सिमम टॉर्क कब हो रहा था? जिस समय आपका जो सबसे वेट, मतलब जब आपका, देखिए दोनों ही वाइंडिंग पे आप देखिए क्या हो रहा था, कि इस कंडीशन पर यहां पास आपका क्या था, कि पूरा का पूरा लोडेड केस था, ठीक है, और यहां पास जो आपका था सेंटर पे, वह कौन सा था? खाली वाला केस था। तो ये वाला जो लोडेड केज है, ठीक है, ये जब सेंटर पर पहुंच रहा था, तो ऐसी यहां पास आने के समय क्या हो रहा था? आपका मैक्सिमम टॉर्क लग रहा था। तो यही पूछ रहा हो, तो ये जब आपका मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है जिस समय, तो जब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो उस समय मूवमेंट क्या हो रहा होगा? डाउनवर्ड कि अपवर्ड, कि दोनों डायरेक्शन पर होगा, कि एनी ऑफ द अबव? बताइए। क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग टू मी दैट इज द राइट आंसर इज डाउनवर्ड। ए पार्था रॉय जी गुप्ता जी ने क्या जवाब दिया है? पार्था रॉय गुप्ता जी ने अभी तक जवाब नहीं दिया। दैट इज द राइट आंसर इज डाउनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ ब्रेक्स ऑन द ड्रम इन ड्रम वाइंडर। क्वेश्चन नंबर 31 से आपको लास्ट वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 31,
क्वेश्चन नंबर 31 से आपको लास्ट क्वेश्चन का भी आंसर समझ में आ जाएगा कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट शुड बी कैपेबल ऑफ होल्डिंग 2 और मोर कोजेस। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है? ब्रेक्स ऑन ड्रम इन ड्रम वाइंडर, ड्रम में जो ब्रेक्स लगाते हैं। इट शुड बी कैपेबल ऑफ होल्डिंग 2 और मोर केजेस व्हेन मैक्सिमम टॉर्क इज अप्लाइड इन आइडल डायरेक्शन। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। देखिए, इसके इतनी कैपेबिलिटी होती है ड्रम में कि अगर 2 केजेस सिस्टम भी अप्लाई हैं और अगर उसमें मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.